Welcome. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. My name is Afaq Ali, and today we will discuss about the gymnosperms. से previously हम डिस्कस कर चुके हैं जो प्लांट्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है उसके अंदर हमने एल्गी को डिस्कस किया, फंजाई, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और इसमें हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो बाबर साहब इसकी रिकॉर्डिंग सर कर लीजिएगा। जी सर, मैंने स्टार्ट कर दी थी आज। ना जाए उस दिन की तरह फिर। जी सर। अच्छा जी। तो हमारे पास दो बेसिक टर्म जो है वो हम पढ़ते हैं जिसमें हम इन प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। उसमें एक हमारे पास क्रिप्टोगैम्स जो है वो कहलाते हैं, जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग हमारे पास प्लांट्स है जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स और उसके अलावा टेरिडोफाइट्स जो हैं आते हैं। और दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है जो लार्जेस्ट ग्रुप भी है हमारे पास फॉरेस्ट जो है उसके हवाले से, और 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है उसके अंदर जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली यही जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो हैं, ये दोनों जो ग्रुप है हमारे पास, ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं हमारे पास ये मौजूद हैं। तो दो मेजर ग्रुप्स हैं, उसमें एक सीडलेस प्लांट्स हैं जो कि स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस अपने रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं, जिसमें टेरिडोफाइट्स हैं। और दूसरे सीड प्लांट्स हैं जिसमें रिप्रोडक्शन जो है उसका प्रोसेस थ्रू सीड्स जो है ये होता है। सीड बेसिकली क्या होता है, हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है। जो पेरेंट प्लांट जो उसके ऊपर मौजूद होता है उसकी इर्द गिर्द कवरिंग, रेजिस्टेंट कवरिंग प्रेजेंट होती है। उसके अंदर स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म मौजूद होती है, और इसी के थ्रू ही जो और प्लांट्स हैं वो अपनी जो इंडिविजुअल है उसके अंदर उसकी तादाद के अंदर इजाफा जो है ये करते हैं। सीड्स जो है इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, स्टोर फूड प्रेजेंट होती है, उसके अलावा सीड कोट जो है वो प्रेजेंट होता है। और मॉडर्न जो सीड प्लांट्स हैं हमारे पास उसके अंदर न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट होता है। एक दो उसके इंटेगुमेंट्स भी मौजूद होती हैं, या एक डायग्राम आएगी उसके अंदर ये इसकी क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी आपको। उसके अलावा जो है हमारे पास जब ये फर्टाइल न्यूसेलस जो है उसके अंदर मेगा गेमेटोफाइट जो है वो उसके अंदर न्यूट्रेटिव टिश्यूज मौजूद होते हैं, और आर्चिगोनिया जो है मौजूद होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंट डेवलप होके सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और अंदर जो है उसके अंदर वो सीड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो टर्म भी मैंने ये आगे भी यूज होगी, तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो सीड्स प्लांट्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि ये जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं, तो इनकी जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर जो डिफरेंस जो मौजूद जो है ये उसमें ये माइक्रोपाल जो है ये प्रेजेंट है। इसके इर्द गिर्द जस्ट एक सिंगल कवरिंग है, हम इंटेगुमेंट कहते हैं। और ये अंदर न्यूट्रेटिव टिश्यूज जो है मौजूद होते हैं जिसे न्यूसेलस जो है कहा जाता है। और ये इसके अंदर मेगा स्पोरोसाइट जो है वो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ जो जिम्नोस्पर्म्स। वेल इन केस ऑफ जो हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं, इसमें आप देखें कि ये इसके जो इंटेगुमेंट है उसकी एक से ज़्यादा कवरिंग्स उसमें मौजूद हैं, न्यूसेलस मौजूद है, ये माइक्रोपाइल मौजूद है, और ये फ्यूनिकुलस ये स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट है। और बाहर जो है उसकी ये ओवरी वॉल जो है और यहाँ पे वो स्टाइल और ओवरी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर ये डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। फर्दर जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं सीड प्लांट्स के, उसके अंदर एक तो मेगाफिल्स जो हैं वो इनके अंदर डेवलप होते हैं, यानी जो लीव्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर फर्दर आगे बहुत सारी वेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। दूसरा इनका हेट्रोस्पोरी करेक्टर है कि इनके अंदर स्पोर्स जो हैं वो दो तरह के प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जो फर्दर आगे जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो उसकी फॉर्मेशन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जो मेगा गेमेटोफाइट है इसको रिटेन किया जाता है मेगास्पोर के अंदर, और जो मेगास्पोर है इनको रिटेन किया जाता है एक फ्लशी मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जिसे हम न्यूसेलस जो है ये कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, इसके अंदर ये प्रेजेंट जो होते हैं।
उसके अलावा जो पोलन्स हैं, फोर्थ वन जो करेक्टरिस्टिक, फिफ्थ है इसके अंदर, कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गैमीट को कैरी करके टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट ले जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, और इनमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है एज अ मीडियम के तौर पे ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ ओव्यूल के हवाले से है, और ये थोड़ी से समझने के हवाले से भी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं, जो हम एफएससी में अपने स्टूडेंट्स को एवोल्यूशन ऑफ सीड जो उसके हवाले से पढ़ाते हैं। या इससे जो पिछला ग्रुप हमारे पास टेरिडोफाइट जो हमने डिस्कस किया है, तो उसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे। अब ये जो हमारे पास प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म जो है, इसके अंदर किस तरह से ओव्यूल जो है उसकी एवोल्यूशन हुई है, या जो सीड हैबिट की जो इसके अंदर एवोल्यूशन है, यानी कौन सी ऐसी चेंजेस जो है इनके अंदर आई हैं जो इनको एडवांस जो है वो बना रही हैं, और ये सक्सेसफुली जो लैंड हैबिटेट है उसके ऊपर ये प्रेजेंट हैं डिफरेंट हैबिटेट्स जो है उसके अंदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो मैंने आपसे शेयर की है कि इसमें ये मेगा फिल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोस्पोरी है इसके अंदर, और न्यूसेलस है, पोलन ग्रेन जो है। उसके अलावा फर्दर अब इसकी एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुई है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटेंशन है, प्रीवियस हमने डिस्कस भी किया है इसमें, कि ये मेगास्पोरेंजियम जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें से जो स्पोर्स हैं वो रिलीज जो है वो नहीं किए जाते। उसके अलावा जो मेगास्पोर मदर सेल है उसकी रिडक्शन है, यानी उसमें 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से 3 को डिजेनरेट कर दिया जाता है। एक एज अ फंक्शनल जो मेगास्पोर है उसके तौर पे एक्ट करता है, और उसके अलावा इसके अंदर एंडोस्पोरिक जो वॉल है उसकी फॉर्मेशन है, जो कि इसको फ्री लिविंग जो है वो बनाती है विद इन द मेगास्पोरेंजियम। यानी वो जो डिपेंडेंसी के हवाले से हम बात करते हैं, तो वो डिपेंडेंसी जो है वो उस पर बनी रहती है। ये अगेन दोबारा कुछ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस ओव्यूल जो है उसके दिखाए गए हैं। ये ओव्यूल जो है उसके अंदर क्या कुछ मौजूद होता है। ये इसके अंदर माइक्रोपाइल है, ये इसका इंटेगुमेंट है, ये इसके अंदर एग प्रेजेंट हैं, और ये पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप हो रही है, जो फर्दर हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो उसके लिए बनाई जाती है। और ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये मेगा गेमेटोफाइट जो है वो हमारे पास कहलाता है। उसके अलावा इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, जो कि यंग स्पोरोफाइट होती है विद इन द मेगा गेमेटोफाइट, जो कि रिटेन की जाती है विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ये आपको यहाँ पर ओव्यूल जो हैं इस डायग्राम के अंदर भी ये नज़र जो है ये आ रहे होंगे। उसके अलावा हमारे पास जो इंटेगुमेंट है, इसके अंदर कंप्लीटली जो है इट इज़ इन्वेलप्ड बाय द मेगास्पोरेंजियम एक्सेप्ट द माइक्रोपाइल जो है, बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है उसको कवर जो है ये किया जाता है। माइक्रोपाइल का बेसिक पर्पस जो है वो फॉर द रिसीविंग ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है ये मौजूद होता है, या जिसके लिए जिसे हम माइक्रोस्पोर्स भी कह सकते हैं। तो ये इसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, ताकि पोलन ग्रेन्स जो है वो उसको इनको रिसीव जो है ये किया जा सके, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया जा सके। जो उसकी एवोल्यूशन है इसके हवाले से ऐसे है कि जो 365 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव टिश्यूज जो है ये हुई थी अराउंड द मेगास्पोरेंजियम, और इसके रिजल्ट में एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बनी, जिसे हम इंटेगुमेंट जो है उसके नेम से वो जानते हैं। ये आपको साइड पे इस डायग्राम के अंदर भी ये नज़र आ रही होगी, और इसके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन जो है ये होती है। और देन हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल है, जो कि इंटेगुमेंट मेगास्पोरेंजियम जो है ये कहलाता है, एंड विच फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन जो है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सीड। तो ये एवोल्यूशन ऑफ ओव्यूल देन एवोल्यूशन ऑफ सीड जो उसके हवाले से है। फर्दर अगर हम क्लासीफाई करें जो जिम्नोस्पर्म्स है हमारे पास, तो उसमें जो वैसे तो 5 फाइलाज हैं सीड प्लांट्स के, उसमें 4 फाइलाज जो हैं वो नेकेड ओव्यूल बॉर्न जो कि स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉडिफाइड स्पोरोफिल्स के ऊपर, जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म जो है वो कहते हैं। और जिम्नोमीन वी ऑलरेडी नो दे आर द नेकेड सीड प्लांट्स। और बाकी जो हमारे पास एंथोफाइटा है, रिमेनिंग एक ग्रुप जो है, इसके अंदर इनक्लोज्ड जो ओव्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके प्रोटेक्टिव जो ओवरी जो है वो प्रेजेंट होती है, और
इसके अंदर फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और इसी को ही फिर फर्दर जो फ्रूट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है उसकी ओवरी जो है। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलाज हैं जिम्नोस्पर्म्स के। बाबर साहब ये स्लाइड साथ साथ शेयर हो रही हैं सर, यानी वन बाय वन जैसे जैसे मैं इसको फॉरवर्ड करता जा रहा हूँ। जी सर हो रही है। इस वक्त एवोल्यूशन ऑफ सीड की स्लाइड विजिबल है। सर इससे आगे मैंने एक दो स्लाइड्स और डिस्कस कर दी हैं। क्लासिफिकेशन जो है उसकी स्लाइड जो है इस वक्त एवोल्यूशन ऑफ सीड की है। आप स्क्रीन शेयरिंग मैं जो है इसको ना जी जिसको जी सर क्लासिफिकेशन की स्लाइड विजिबल है। जी ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सीड सर डिस्कस कर ली। देन मैं शेयर कर रहा था क्लासिफिकेशन जो है उसके हवाले से कि हमारे पास 5 फाइलाज हैं सीड प्लांट्स के। इसमें 4 जो है वो नेकेड ओव्यूल जो है बॉर्न जो कि मॉडिफाइड स्पोरोफिल्स के प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, और एक फाइला जो है जिसे एंथोफाइटा कहा जाता है। इसके अंदर ओव्यूल जो है इनक्लोज्ड होते हैं। और जागम साहब सर कुछ कह रहे हैं? नहीं वो चाय का क्या था घर वालों को। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो हमने डिस्कस करने हैं डिटेल में जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, तो इसके फाइलस 4 हमारे पास उसमें साइगाडोफाइटा है, जिंकोफाइटा है, ये जिसे मेडियन हेयर ट्री जो है वो कहा जाता है। एक मीडियन हेयर फर्न है जो कि एडियंटम है। ये मीडियन हेयर जो ट्री है वो ये जिंको जो है उसको कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके अलावा कोनिफेरोफाइटा है हमारे पास, या जिसे पिनोफाइटा कहा जाता है। कोनिफर्स जिसको हम आम बहुत ज़्यादा जो है वो जानते भी हैं। और फोर्थ वन जो ग्रुप है वो नीटोफाइटा है, या नीटोफाइट्स है वो प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोनिफेरोफाइटा है, जिसको कोनिफर्स भी कहते हैं। इसके 50 जनराज हैं, 550 स्पीशीज हैं। ओवरऑल तकरीबन कोई 850 स्पीशीज जो है जिम्नोस्पर्म्स की प्रेजेंट हैं। तो उसमें जो हमारे पास 550 स्पीशीज हैं ये कोनिफेरस प्लांट्स हैं उसके हैं, जिसमें बहुत सारे इंक्लूड हैं प्लांट कॉमन मेंबर्स जैसे जिनको हम जानते भी। आगे इनकी डायग्राम्स भी आएंगी, पिक्चर्स जो है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पाइन है उसमें, हम लोग हैं, स्प्रोस है, उसके अलावा फर्स हैं, यॉज हैं, साइप्रेस हैं, जूनिपर है, और उसके अलावा रेड वुड्स हैं। ये सारे इसी कोनिफेरस जो हमारे पास प्लांट है उसके ये मेंबर्स हैं। हाई लैटिट्यूड जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स द पोल, और इनकी एवोल्यूशन जो है वो तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये हुई थी। ये हमारे पास इसकी डायग्राम जो है ये आप देख सकते हैं। इस तरह के ये प्लांट जो है ये हमें नज़र आते हैं। ये भी अगर हम विजिट करें शुमाली इलाका जा तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर ये प्लांट्स जो है वो नज़र आते हैं। और इसमें कोनिफर्स जो है उसके अंदर ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसके तौर पे इसको कंसीडर जो है वो किया जाता है, जिसमें हमारे पास कॉस्ट जो रेड वुड है इसकी तकरीबन जो हाइट है वो 380 फीट जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा जो जायंट सेक्वस हमारे पास मौजूद है जिसका डायमीटर 36 फीट जो है उस तक मौजूद है। आगे इसकी डायग्राम भी आएगी। और तकरीबन ये कोई 4900 ईयर्स ओल्ड जो है, और उसको ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म जो उसके तौर पे भी हम कंसीडर करते हैं। और इकोनॉमिकली हमारे पास ये जो कोनिफर्स है इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे बिल्डिंग मटेरियल जो है लाइक पेपर पल्प वगैरह जो है ना वो भी इनसे ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा जितने भी कोनिफर्स हैं ये सारे वुडी प्लांट्स हैं। इनके अंदर बाईफेशियल वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, यानी जिसमें जो जाइलम है ये इनसाइड प्रेजेंट होता है, और जो फ्लोएम है ये आउटसाइड जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्कैंडी ग्रोथ होती है। और स्कैंडी ग्रोथ के रिजल्ट में फिर ये स्कैंडी जाइलम स्कैंडी फ्लोएम जो है इसके अंदर ये डेवलप जो है ये होता है। इस साइड पे डायग्राम भी आपको नजर आ रही होगी। इस डायग्राम में भी यहाँ पे शो किया गया है कि ये जाइलम मौजूद है, एंडोडर्मस है, फ्लोएम है, और उसके अलावा ट्रांसफ्यूजन जो टिश्यूज जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इनमें रेजन गम्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इसके अंदर वो सिक्रीट जो है। उसके अलावा
इसके अंदर लिग्नेन जो है एक एडिशनल प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है, और स्कैंडी वॉल के अंदर ये डिपॉजिट होता है, और इसकी वजह से फिर हमारे पास दो तरह की वुड जो है वो हमें ऑब्टेन होती है। हार्ट वुड जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द जो हमारे पास ट्रंक है उसमें वो नजर आती है, जिसे हम हार्टवुड कहते हैं। सेंट्रल ये पोजीशन में होती है, नॉन फंक्शनल और हाईली लिग्निफाइड जो है ये होती है, यानी इसका कोई फंक्शन नहीं होता। ज्यादातर प्लांट अपने जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो इसके अंदर स्टोर करते हैं। वाइल इन केस ऑफ जो हमारे पास सैप वुड है, ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है, ये फंक्शनल होती है। इसके अंदर जो हमारे पास वाटर की सप्लाई या फूड की सप्लाई जो है ये हो रही होती है, नॉन लिग्निफाइड होती है, और इसके अंदर भी स्कैंडी जाइलम जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसके अंदर स्कैंडी ग्रोथ के रिजल्ट में पेरिडर्म जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, और जो कि फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाती है बार्क के अंदर, और जो कि मोस्टली डेड टिश्यूज जो हैं ये डेड सेल्स पर ये मुश्तमिल जो होती है। ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं साथ, इसमें लॉन्ग लीफ पाइन जो है वो प्रेजेंट हैं। ये इसका फोलियर यूनिट है, लीव्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, और इनको टू सम एक्सटेंट एवरग्रीन प्लांट्स है वो भी कहा जाता है कि ये अपने लीव्स जो है रिप्लेस जो है वो करते रहते हैं। तो ये इसके अंदर जो है ओपन सीड कोन जो है वो प्रेजेंट है, जिसमें से इसके सीड्स जो है वो रिलीज जो है ये हो गए। ये इसकी सीडलिंग जो है वो सीड डेवलप जो है ये कर रहा है। उसके अलावा अभी मैं आपसे शेयर भी कर रहा था, तो ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं, और कुछ उसमें डिसीडियस स्पीशीज हैं, जैसे बाल्ड साइप्रस है या लार्स जो है वो हमारे पास जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं। ये स्वयं बाल्ड साइप्रस हैं हमारे पास, और ये जो है जो साइप्रस की कुछ और स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट है। ये हमारे पास लार्ज मेड्यू जो है वो प्रेजेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड जो है उसके ऊपर, ये लैटिट्यूड दोनों पर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अलावा ये हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये फेयर जो है हमारे पास ये मौजूद है। ये भी ये डायग्राम भी इसी तरह से, और इसके ऊपर ये कोन जो है वो प्रेजेंट है, और ये हमारे पास जुनिपर जो है ये मौजूद है, या अक्सर अमूमन हमारे यहाँ ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी इसको ग्रो करवाया गया होता है। ये हमारे पास लार्जेस्ट जो प्लांट जो है वो मौजूद है, सेक्वा जो डेंड्रॉन जो है, ये यहाँ पे टीम मेंबर्स जो है वो मौजूद हैं, और ये इसकी दिखाई गई है ब्रोकन जो ब्रांच है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसका ट्रंक जो है उसके अंदर ये दरमियान वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हार्टवुड जो है ये प्रेजेंट होती है, और इधर जो है ये इसके अंदर सैपवुड जो है प्रेजेंट है। ये इसका ट्रंक आप देख सकते हैं इतना बड़ा है कि वहां से उन्होंने एक रास्ता जो है वो बनाया है, गाड़ी भी जो है वन उस ट्री ट्रंक के नीचे से जब गुजर रही है। उसके अलावा इसकी हाइट के हवाले से भी कि बहुत ज़्यादा हाइट जो है, ये टालेस्ट जो है ये होते हैं। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो खड़ा है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक जो है वो लग रहा है, और ट्री ट्रंक बहुत ज़्यादा जो है ऊंचा जो है। ये भी इसी तरह से डायग्राम जो है इसके अंदर मौजूद। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इनकी रिप्रोडक्शन जो है उसके हवाले से है, इनके लाइफ साइकिल के हवाले से। तो ये इनके अंदर मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये सेपरेट मेगा स्ट्रोबोलाई जो है और माइक्रोस्ट्रोबोलाई जो उसके ऊपर ये प्रोड्यूस जो है होती हैं, ये दोनों कॉन्स हैं होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है इनकी कि ये इनके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होती है, और फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो ये हमारे पास कुछ ओव्यूलेटिंग पाइन कोन्स जो हैं ये आपको ये नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास माइक्रोस्ट्रोबोलाई है, ये इसको मेल कोन जो है वो कहा जाता है। ये रिलेटिवली स्मॉल इन साइज जो है होती है, यानी अगर आप इस चीज़ की पहचान करना चाहते हैं कि कौन सी मेल और फीमेल कौन है, जो कौन आपको छोटे स्मॉल इन साइज जो है वो नज़र आए तो वो मेल कौन है, जो ज़रा लार्ज इन साइज हो वो फीमेल कौन जो है। तो ये ड्राई अप हो जाती है, और उसके अलावा इसको शेड जो है वो कर दिया जाता है। इसके अंदर सेंट्रल एक्सेस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट होता है, और एक्चुअली उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं जो कि
जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मायोसिस का प्रोसेस होता है और उससे 4 माइक्रोस्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और यही माइक्रोस्पोर फर्दर विंग पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर ये कन्वर्ट होते हैं। ये आपको मेल कोन्स हैं यहाँ पर ये नज़र आ रही होंगी, और ये इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है ये प्रेजेंट है। इसके अंदर 2 प्रोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक जनरेटिव सेल होता है, एक ट्यूब सेल जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो हमारे पास सारे सेल्स हैं इनको कलेक्टिवली पोलन ग्रेन कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक इमेच्योर मेल गमीटोफाइट जो है होती है, और इन पोलन्स को शेड कर दिया जाता है और इसको विंड जो है उसके थ्रू फीमेल जो हमारे पास मेगास्ट्रोबुलस है उसकी तरफ इन्हें भेजा जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। जो है स्प्रिंग पोलिनेशन जो सीजन के अंदर जो है जो फीमेल कौन है उसके अंदर जो है वो स्केल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जो पोलन्स हैं दे आर कैरिड बाय विंड जो है, एंड दे आर कॉट बाय द स्टिकी सिक्रीशन जो है वो उसके साथ चिपक जाते हैं, अटैच जो है वो हो जाते हैं और ड्राइड अप हो जाते हैं इनटू द वो जो माइक्रोपाइल जहाँ से पोलन ग्रेन जो है उसने एंटर जो है ये होना। तो ये स्ट्रक्चर ये दोबारा से वही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिखाई गई हैं जो प्रीवियसली स्टार्ट में हमने डिस्कस जो ये कर ली थी। ये पोलन ग्रेन जो है इनको विंड जो है वो कैरी आउट जो है वो कर रही है। ये भी इसी तरह से ये हमारे पास पोलन कोन जो है वो प्रेजेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे ये पोलन ग्रेन जो है वो प्रेजेंट है। ये माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन्स हैं ये हमारे पास ये मौजूद हैं, और ये मेच्योर जो है मैंगो स्पोरेंजिएट कोन जो है ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल है, यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट आपको मेच्योर स्पोरोफाइट जो है वो नज़र आ रही है जो कि डोमिनेंट जनरेशन है। इसके अंदर जो है दो स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद हैं, उसमें जो एक तो यहाँ पर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर मायोसिस के थ्रू पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और दूसरा जो है ये ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट है जिसके अंदर ये न्यूसेलस है, मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, इंटेगुमेंट है, और ये माइक्रोपाइल जो इसके अंदर मौजूद है। तो इसमें जो है वो मायोसिस का प्रोसेस हो रहा है, उसमें फीमेल गैमेटोफाइट जो है बन रही है, आर्चिगोनियम है, एग प्रेजेंट है, और ये एग न्यूसेलस जो उसके अंदर मौजूद है, और इसके बाद जो है हमारे पास इसमें फर्टिलाइजेशन जो है उसका प्रोसेस हुआ है, फर्टिलाइजेशन से फिर सीड जो है उसकी डेवलपमेंट हुई है, और सीड से फिर वो फर्दर सीड जर्मिनेट करके न्यू सीडलिंग जो है उसकी फॉर्मेशन जो है ये कर रहा है। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल जो है जो जिम्नोस्पर्म जो है कॉनिफेरस प्लांट्स उसके अंदर ये होता है। उसके अलावा जो पोलन ट्यूब है ये डाइजेस्ट हो जाती है बाय द न्यूसेलस जो है टुवर्ड्स द डेवलपिंग जो हमारे पास मेगा गैमेटोफाइट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा होगा, ये पोलन ग्रेन जो है मौजूद है, ये इसके अंदर पोलर ट्यूब जो इसकी फॉर्मेशन हो रही है, ये इसके अंदर 2 स्पर्म जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जस्ट सिंगल फर्टिलाइजेशन जो उसका प्रोसेस जो है होता है, और ये यहाँ से एक्सटेंड होकर इस एग तक जो है ये आती है, और ये इसके अंदर ये माइक्रोपाइल जो है वो प्रेजेंट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद आगे फर्दर जाइगोट जो उसके अंदर कन्वर्ट जो है होता है। ये आपको ये नज़र जो है ये अभी आ रही होगी। फर्दर जो डायग्राम इसमें ये एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, और ये इसके अंदर डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो प्रेजेंट है। ये इसकी आपको डायग्राम जो है इसके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो दिखाए गए हैं कि पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या जो है ये मौजूद होता है, जिसमें विंग्स प्रेजेंट हैं, स्पर्म्स प्रेजेंट हैं, और उसके अलावा इसमें ये पोलन ट्यूब जो है वो प्रेजेंट है। एक और तरीके से भी इसको इस डायग्राम को समझाने के लिए आसान वे में बताया जा रहा है कि ये आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये मेगास्पोरेंजियम है, इसमें ये मायोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इधर मेगास्पोर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आर्चिगोनियम जो है उसके अंदर ये मौजूद है एग, और ये जो है पोलन ग्रेन्स है, ये यहाँ से जो 1n हमारे पास गैमेटोफाइट है, ये फर्टिलाइजेशन जो है ये कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से आगे फर्दर फिर सीड, और सीड से फिर सीड जर्मिनेट करके मिच्योर हमारे पास जो स्पोरोफाइट है उसकी फॉर्मेशन जो ये कर रही है।
उसके अलावा जो हमारे पास ये जो इनकी डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा इसके हवाले से है, अक्सर हम इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये कोशिश की है कि इसको आसान लफ्ज़ों के अंदर आपको डिस्क्राइब किया जाए कि ये जो माइक्रोस्पोर है इसके अंदर जो है ये प्रोथीलियल सेल्स प्रेजेंट हैं, जनरेटिव सेल हैं, और उसके अलावा मेनली जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं उस पर में स्पर्मेटोगोनियस सेल्स हैं और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट जो है होता है। जबकि जो मेगास्पोर्स हैं इसके अंदर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, फंक्शनल मेगास्पोर है, और उसके अलावा ओवरीलीफेरस स्केल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो फर्दर जो है उसके अंदर जस्ट हमारे पास एग सेल जो है वो बच जाते हैं, और बाकी ये माइक्रोपाइलर एंड जो है वो ये यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन जो है उसके बाद देन जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान पोलन ट्यूब जो इसकी फॉर्मेशन होती है, और जो फर्दर जाइगोट जो है वो डेवलप जो है हो जाता है। ये हमारे पास तकरीबन 12 मंथ जो है आफ्टर पोलिनेशन जो है जनरेटर सेल डिवाइड करते हैं, और उससे स्टीराइल सेल्स हैं और स्पर्मेटोगोनियस सेल्स हैं वो बनते हैं, और ये स्पर्मेटोजीनियस जो सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करके दो स्पर्म्स बनाते हैं, जो कि इस स्टेज पे आप मेल गेमेटोफाइट जो है वो मेच्योर जो है ये हो जाती है। पहले हमने कहा कि ये इमेच्योर जो है ये होती है, और अब जो है ये मेच्योर जो है ये हो चुकी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेगास्ट्रोबोलाई है जिसे हम फीमेल कोन कहते हैं, ये लार्जर होती है माइक्रो जो स्ट्रोबोलाई से, और इसके अंदर पेयर ऑफ अव्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं टॉप ऑफ द सीड स्केल कॉम्प्लेक्स जो है, और इसके अंदर स्टीराइल ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और इसमें मल्टी सेलुलर न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट होता है विच इज सराउंडेड बाय अ थिक इंटेगुमेंट जो है, और एक ओपनिंग इसमें प्रेजेंट होती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए यूटिलाइज होती है। इसके अंदर जो है मेगास्पोर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि 4 अप्लाइड सेल्स प्रोड्यूस करती है, 3 को डीजनरेट कर दिया जाता है, एक को फंक्शनल जो है वो रहने दिया जाता है, और तकरीबन ये 6 मंथ के पीरियड के अंदर ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो की जाती हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट है मेगा गेमेटोफाइट की, इसमें कंप्लीट ईयर जो है यूटिलाइज होता है। उसके अंदर जो हमारे पास पोलन की डेवलपमेंट है उसके अलावा जो है, और फर्टिलाइजेशन जो है 13 मंथ जो है पॉलिनेशन के बाद इसमें मल्टी जो है डिवीजन के बाद जो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर तकरीबन कोई 200,000 जो फ्री न्यूक्लियाई जो है की डेवलपमेंट होती है, और इसमें गेमेटोफाइट टिश्यूज जो है ये इसके अंदर स्टोर फूड जो है वो प्रेजेंट जो होती है। 15 मंथ के पॉलिनेशन जो है आफ्टर पॉलिनेशन जो है 2 से 3 आर्चिगोनिया जो है ये बनते हैं जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, और पोलन ट्यूब जो है यहाँ से फर्दर डेवलप होकर इस रीजन जो है उस तक जाती है जहाँ पे जो दोनों स्पर्म्स हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन करता है और दूसरा जो उसको डीजनरेट कर दिया जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के केस में वो एंडोस्पर्म टिश्यू जो है उसकी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जाइगोट जो है डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, उसके अंदर 4 टायर्स ऑफ सेल प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक सस्पेंसर भी होता है जो कि पुश करता है एम्ब्रियो को डीप इनटू द गेमेटोफाइट टिश्यूज जो है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इंटेगुमेंट जो है उसके इर्द गिर्द सीड कोट जो है उसकी फॉर्मेशन जो है ये हो जाती है। ये सारी आपको डेवलपमेंट जो है यहाँ पे साइड पे इस डायग्राम के अंदर जो है 1 बाय 1 जो है वो डायग्राम्स के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन की गई है विद ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर जो है। उसके अलावा सीड जो है जब मेच्योर हो जाते हैं इनको शेड कर दिया जाता है सेकेंड ऑटम जो है उसके अंदर, और कॉर्न स्केल ओपन हो जाते हैं, तो ये तकरीबन यानी इस पूरे इसके लाइफ साइकिल के अंदर उसको 2/1/2 जो है years जो है आफ्टर पॉलिनेशन सेटिंग ऑफ सीड जो उसके अंदर ये टाइम जो है वो लग जाता है। ये हमारे पास न्यू प्लांट्स जो है वो डेवलप जो है ये हो रहे हैं, ये इस तरह से जो हाइटेड प्लांट उनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा। उसके अलावा नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास इनकी कोई ज़्यादा डिटेल हमने यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब की, जिसमें निटोफाइट्स हैं ये प्रेजेंट जो है होते हैं। उसके अलावा ये लियाना जो है इसके अंदर ये प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके जो लीव्स हैं ये जैसे हमारे पास प्लांट होते हैं स्पेसिफिक, मेरे माइंड से उतर रहा है उसका नेम जो है, जैसे एलोवेरा जो है या इस तरह का एक और प्लांट जो है आर्गेव्ड एक प्लांट है,
वो भी इसी तरह से उसके अंदर भी लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑपोजिट या तो लीव्स ऑपोजिट जो होते हैं या रोल जो है ये लीव्स होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास एंजियोस्पर्म लाइक लीफ जो है ये मौजूद हैं नीटम जो है उसके अंदर, और इसी तरह से स्केल लाइक लीव्स हैं एफिड्रा के अंदर, जिसमें एफिड्रा जो है इसे एफिड्रीन ड्रग जो है वो ऑब्टेन की जाती है इसकी स्टेम से। ये भी एमसीक्यू की दफ़ा आया हुआ था मेरे गुज़रा नज़रों से। उसके अलावा जिंको फाइटा है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जिंको बाइलोबा एक बड़ा कॉमन नेम आपने अगर सुना हो तो, इससे भी ड्रग जो है वो ऑब्टेन की जाती हैं। इसके अलावा साइकाइडोफाइटा है, ये साइकस जो है, साइकस रेवोलूटा ये प्लांट है हमारे पास, अमूमन ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो उसके तौर पे इसको लगाया भी गया है, काफ़ी जगहों पे लगाया हुआ होता है, पार्क्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो है जी। जी सर, थैंक यू। और उसमें कोई मेंबर? बहुत अच्छा लेक्चर था सर। तो काफ़ी जी जी, तो काफ़ी कंसाइज करके माशाल्लाह से आपने प्रेजेंट किया। तो अब मेंबर्स को मौका देते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, रेस्पेक्टेड मेंबर्स, आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता हो, कोई हमारे नॉलेज में कोई इजाफा करना चाहता हो, कोई नई बात, तो यू आर मोर देन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, आप बात करिए। आफाक साहब, बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सर लास्ट टाइम सलाम शाफी साहब। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये इनकी जो साइज होता है ट्रीज का, ये लार्जर क्यों है एज कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म्स या दूसरे प्लांट्स जैसे हैं हमारे पास? तो काइंडली इसके बारे में बता दें, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे न्यू हैं, बच्चे हैं, थोड़ा उनको। इशफाक शाकिर साहब बोल रहे हैं? जी 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 जी। हाँ हाँ शाकिर साहब, इस चीज को ना मैंने कुछ दोस्तों से डिस्कस किया था। वो जैसा कि उनके नाम आप खुद भी जानते हैं, कुमैल जाफरी साहब है, बिलाल साहब है। तो उसमें ना अपनी कोई मैं ये हतमी राय नहीं दूंगा, ठीक है, इसे कहते हैं एक फाइनल डिसीजन। लेकिन एक जो चंद एक बातें इस पर जो डिस्कस की थी ना, वो शायद ये थी कि जो मेन इशू है ना वो लाइट है, ठीक है। तो लाइट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने इसी कंपटीशन में खुद को, जिसे कहते हैं कि लंबा से लंबा कर दिया, अपनी हाइट को बढ़ा दिया। तो मेन जो बात हमारी जो समझ में आई थी ना, वो लाइट फैक्टर था। बाकी यहाँ पर माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे लोग होंगे, आपको पता है 2-3 सालों से मैं पढ़ नहीं रहा। तो बाकी कोई शख्स यहाँ पे शेयर करना चाहे इस वाले से तो बता सकते हैं। जी सर, मैं इसमें ऐड अप करना चाहूँगा। लाइट भी एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर जो मैंने रीड किया है थोड़ा सा, वो ये कि जिम्नोस्पर्म जो मैच्योर होते हैं वो काफ़ी लेट जाके मैच्योर होते हैं। एंजियोस्पर्म जो है वो अर्ली स्टेजेस में, मतलब उनको मैक्सिमम 1 ईयर या मैक्सिमम 2 से 3 साल में आमतौर पर मैच्योर हो जाते हैं। तो जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद उनके साइज़ में इंक्रीज जो है ना वो कम हो जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म के केस में उनको काफ़ी साल लगते हैं मैच्योर होने में, तो इतने सालों में उनका साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने ये एक फैक्टर पढ़ा हुआ है। और कोई ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। सर इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, वो ये कि जैसा कि हम सबको पता है, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनका जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का या सीड डेवलपमेंट का, ये बहुत स्लो है। ये भी था कि आफ्टर पोलिनेशन, ठीक है, कम से कम साल या हाँ, 13 लग 14 जाता है, माह 15 लगते माह हैं। लग जाते हैं। हाँ जी, तो 50 मंथ का प्रोसेस है जस्ट पोलिनेशन वगैरह का और फर्टिलाइजेशन का। तो इसलिए क्योंकि ये स्लो है अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं अपने साइज को वेजिटेटिवली ग्रो करने में। तो ये मुझे सूटेबल आंसर लगा था, तो मैंने कहा यहाँ पे शेयर कर दूं सबके साथ।
हाँ बहुत अलग यार, जबरदस्त। बाबर साहब ने भी तकरीबन यही शेयर किया, तो जी थैंक्स बिल्कुल, यार। मैं भी यही बात करना चाह रहा था कि ये कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचने में इनको पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोई भी जिम्नोस्पर्म जो है वो 1 साल 2 साल में मैच्योर नहीं होता या रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करता। तो काफ़ी साल, तकरीबन 5 6 7 साल जो है ना, वो उसको रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने में लगते हैं। तो इतने साल तो वो सिर्फ अपनी ग्रोथ पर जो है वो अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो लगाता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की तरफ हैं तो वो भी जो है वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो इनके रिप्रोडक्शन के कुछ साल मुकम्मल होने में भी जो है वो काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं। तो इतने टाइम में कोई भी जिम्नोस्पर्म है वो सीडलिंग से जो है ना वो काफ़ी बड़े साइज तक पहुंच चुका होता है। जी जी, और कोई मेंबर क्वेश्चन पूछ रही थी मैम, थी कोई? जी 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 सर, ये क्वेश्चन ये है कि मोस्टली हमें जिम्नोस्पर्म में जो कोन नजर आती है, शायद वो पाइनस के हवाले से था। मुझे एग्जैक्ट प्लांट का नेम याद नहीं है, लेकिन वो जिम्नोस्पर्म में ही था कि मोस्टली मेल कोन नजर आती हैं या फीमेल कोन, क्वांटिटी के हवाले से इनमें ज्यादा कौन सी कोन होती है। फिर आवाज आ रही है मेरी? सर यहाँ पे थोड़ा मैं ऐड कर दूं इस मैडम के क्वेश्चन को, आंसर इनका। जी सर, जी जी ऐड कर दें। हाँ, जो कोन के हवाले से आपने बात की है, बेसिकली जो हम कोन देखते हैं, जो बॉडी इन टेक्सचर होती है, लार्ज साइज की होती हैं, बेसिकली ये सब जो है ये फीमेल कोन्स हैं। जो मेल जी कोन्स होती है उनका साइज होता है 1 से तकरीबन 2 इंच तक, और ये क्लस्टर में फॉर्म में लगती है और जल्दी शेड ऑफ हो जाती हैं। लेकिन जो हमें मोस्टली को नजर आ रही होती है, प्लांट्स पे लगी होती है, वुडी होती है, ये फीमेल कोन्स होती हैं। हाँ जी सर, ये लेक्चर के अंदर भी इवन डेट मैंने शेयर किया है, ये जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है सर। जी। और दूसरी बात ऐसा ही है कि मुझे वाकया याद आ गया, हमारा वाइवा हो रहा था मास्टर्स में, तो सर ने पूछा, सामने कौन पढ़ी थी, हमने बुक में पढ़ा था कि मेल कौन जो होती हैं वो स्मॉल साइज की होती हैं, फीमेल्स कौन थोड़ा लार्जर साइज होता है, वुड इन टेक्सचर होती हैं। तो सामने जो स्मॉल साइज की कौन थी, छोटी इमेच्योर कह सकते हैं, फीमेल कौन, हमने कहा जी ये मेल कौन है। जो साथ में जो बड़ी थी मेच्योर कौन थी, ये फीमेल कौन है। तो सर ने हमें बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, जो मेल कौन होती हैं वो बिल्कुल स्मॉल साइज की होती हैं और डेलिकेट सी होती है। उनमें वुड वगैरह कुछ भी नहीं बनता, ना ऐसा टेक्सचर होता है, बल्कि जैसे ही पोलन शेड होते हैं तो वो भी गिर जाती है साथ ही। अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्वेश्चन है कि साइकस में फीमेल कौन क्यों नहीं बनती, क्या रीजन है इस चीज की? हेलो, आवाज आ रही है? जी ये सुन रहे हैं, ये जो बाबर मैं साहब इसका आंसर कर दूं उनके क्वेश्चन का, जी जी शाकिर मैडम साहब का। करें करें। जी हाँ जी, साइकस में फीमेल कौन इसलिए नहीं बनती क्योंकि अगर आपने देखा हो, जो साइकस के होते हैं मैगास्पोरोफिल्स, उनके ऊपर लार्ज साइज के ऑरेंज कलर के ओव्यूल लगते हैं। गालबन का साइज होता है, जैसे उसका डायमीटर देखें तो 1 से 2 इंच तक हो सकता है, गालबन बड़े साइज के होते हैं। तो ये सम अप नहीं हो सकते कि एग्रीगेट होकर एक कोर बनाए, स्टोबुलस बनाए, दैट्स वाई इसमें कोर नहीं बनती। बाकी जिनमें छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं या दूसरे जैसे पाइन वगैरह हो गया, तो उनमें फीमेल कोर बनती है। तो इस दूसरी बात ये है कि जो मेल प्लांट्स हैं सैकस रेवोल्यूटा के, वो बहुत रेयर है, मैंने आज तक कोई नहीं देखा। और इसकी जितनी भी होती है प्रोडक्शन वगैरह, वो वेजिटेटिवली हो रही होती है। हाँ जी, मोस्टली सर ये साइकस जो है वो वेजिटेटिवली ही रिप्रोड्यूस जो है वो करता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? क्वेश्चन जी तो सर, मेरा नहीं है बस। हेलो सर, एपिब्लीमा और एपिडर्मस में क्या फर्क हो रहा है? एपिडर्मिस और एपिबलिमा में जी सर। हाँ, कोई और शेयर करना चाहे तो कर दे, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, असल में ना ये सब लोग जानते हैं, पढ़े हुए मुझे 2-3 साल हो गए किताबों को छोड़े हुए।
ये सारी किताबें इन दोस्तों के पास है। तो एपिडर्मिस है ना, वो अगर आप ना बिल्कुल ब्रेक कर दें, ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस जैसे आप कहते हैं गिर जाए, उसके सेल जो हैं या नीचे वाली जो लेयर जो है जो प्रोमिनेंट होगी, वो चाहे कॉर्ट जो भी है, ठीक है, तो उसी को एपिब्लिमा का नाम दे रहे होते हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, बहुत पहले पढ़ा था। बाकी किसी को याद है तो वो यहाँ पर शेयर कर देगा। एपिडर्मिस मौजूद नहीं है, जैसे स्टेम है, वुडी स्टेम है, उसमें एपिडर्मिस नहीं है, तो फिर अगर आउटर मोस्ट लेयर होगी, आई थिंक उसको एपिब्लिमा कह रहे हो। बाकी किसी को याद है तो शेयर कर दे। सर मैंने जो मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं जी। एपिब्लिमा जो है वो रूट में प्रेजेंट होता है, उसी को राइजोडर्मिस भी कहते हैं ना, रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लिमा कहते हैं। हाँ बिल्कुल जी, अदीब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही पॉइंट शेयर करने वाला था कि जो रूट की एपिडर्मिस है उसको स्पेसिफिकली हम एपिब्लिमा कहते हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना आप सर, अदीब साहब? जी जी सर, यही कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हमें रेफरेंस मिल गया या सनद मिल गई कि अदीब तुर्क साहब ने कह दिया है, तो बस ये आंसर ठीक है। नहीं सर बाबर भाई, हम आपसे पढ़ते रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। जब भी आप बात करते हैं हम उसे मानते हैं पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू। असल में सर है ना, म्यूचुअल शेयरिंग है जो चीज़ें जी, और उसमें बड़ी चीज़ें जो है ना सीखने को, पढ़ने को ही वन डाइट में देंगे। और जी कोई सर। किसी का क्वेश्चन? और मैं सब मेंबर्स को जो है वो इनवाइट करूँगा कि जी आप भी हम में से ही हैं, ठीक है, आप भी इक्वल क्वालिफिकेशन के हैं, तो आप भी कुछ शेयर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इवन दैट लेक्चर के साथ साथ जिम्नोस्पर्म का लेक्चर था, तो इस हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर कर दिया करें। सर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है बाबर साहब। जी सर। जैसा कि हमें पता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स है मोस्टली एवरग्रीन है, और जी इस बात को लेके बाद लोग ये भूल जाते हैं कि एवरग्रीन भी जीरो फाइट हो सकते हैं। जी जी, वो क्योंकि जो जीरो फाइट कैरेक्टर है ये या तो होगा कि जिनको खासतौर जो डेजर्ट एरिया में होते हैं उनको वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ता है। ये जैसे हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, ये नॉर्दर्न एरियाज में है, वहाँ पे ऑल्दो के ह्यूमिड रीजन है, ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन उनको भी वाटर के कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो होते हैं माउंटेन्स वगैरह पे, स्लोप वगैरह पे, जहाँ पे उनको वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ऑल्दो वहाँ बारिशें होती हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि वो जीरो फिटिक है और एवरग्रीन है। बहुत अच्छे सर। और जी, वो और उसमें कोई सर लीव्स जो है ना उसको वो रिप्लेस करते रहते हैं, यानी ऐसा नहीं है अभी उनमें शेडिंग ऑफ लीफ नहीं होती, लीफ की शेडिंग हो रही होती है, लेकिन उसको वो फौरन से रिप्लेस कर लेते हैं। तो वो हमें ऐसे लगते हैं कि ये बिल्कुल जो है हर सीजन के अंदर ये ग्रीन ही है, एवर ग्रीन है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, मतलब नजर नहीं आती कि शेडिंग हो रही है, प्रोमिनेंट नहीं होती। जी ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल। जी, और कोई शेयर करना चाहे या कोई क्वेश्चन होगा? अच्छा भाई माशाल्लाह, सब आप हमारे टीचर ही हैं, और जगह भाई, अफाक भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत नॉलेज है आपका। आप मुकाबले हम तो समझे कोई अल्फाज नहीं आपके सामने, तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है इंशाल्लाह। तो सर ये कि ना तकरीबन लेक्चर के एंड पे ना बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ताकि हम भी कुछ पढ़ के फिर हम भी ऐड कर लिया करेंगे। तो इसलिए अब जी सर, मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्लांट एनाटमी का है, और वो जैगम साहब जो है वो हमें पढ़ाएंगे। प्लांट एनाटमी नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू सर। जी सर हम जनरल नॉलेज की तरफ भी आएंगे जो 20% है हमारा, या इसमें सिर्फ बॉटनी ही डिस्कस करेंगे एंड में? देखिए, अगर आप लोग कहते हैं तो एक दिन हम जनरल नॉलेज की क्लास रख लेंगे जैसे ही ये बॉटनी ख़त्म होती है। तो देखें जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, तो उसको जो है वो कवर करना जो है वो इंडिविजुअली या इधर क्लास में पॉसिबल नहीं है। बहरहाल कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, तो उस हवाले से जो है हमारे अमजद रज़ाक साहब जो हैं वो इस हवाले से उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है,
तो एक दिन हम उनसे टाइम ले लेंगे, एक दिन क्लास रख लेंगे जिसमें वो आपको बता देंगे कि कैसे जो है वो आप जनरल नॉलेज को जो है वो प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। तो इस हवाले से आप अपनी राय जो है वो ग्रुप में दे सकते हैं। तो एक क्लास रख लेंगे बॉक्सिंग के सिलेबस के एंड होने के बाद। जी बाबर साहब, जी सर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूं, जैसे एक क्वेश्चन किया है मैडम ने जीके के हवाले से। एक्चुअली हमारे पेपर में क्वेश्चन जीके का होता है 20 नंबर्स का, और अगर हम बाकी जो सब्जेक्ट है वो 80 नंबर्स का है। अगर हम 80 को छोड़ के 20 के पीछे जाएंगे ना, तो जीके समझ लें कि अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। कोई पता नहीं जीके से कहाँ से उठा ले वो, क्योंकि बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो के पहले फोकस करें अपने सब्जेक्ट पे। अगर आप 80 में से 60 प्लस ले लेते हैं तो आप आराम से शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। बाकी जीके जितना आता है, हर बंदे को 2 4 5 तो आता ही होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले जो 80 नंबर है वो सिक्योर करें, जीके की तरफ ना जाए तो बेस्ट रहेगा। तो वो टाइम इससे लगता है मुझे। तो बाकी जो हर किसी की अपनी राय है, जो कुछ करना चाहे कर सकता है। जी शाकिर साहब, मुझे लग रहा है इस बार आप फिर इंशाल्लाह शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है आप एफर्ट कर रहे हैं। बस सर आपकी दुआ चाहिए। माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, तो ये जो है हमें टाइम नहीं दे रहे। तो मैंने को कहूँगा ठीक है अभी क्लास के सामने जी एक दिन ये भी हमें टाइम दे, तो ताकि हम इनके नॉलेज से भी मुस्तफीद हो सकें। सर जो भी अभी सब क्लास को बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम मैं अपेयर हुआ था, शॉर्ट लिस्ट भी हुआ, उसमें बाबर साहब, जैगम साहब की जो एफर्ट्स थी बहुत ज़्यादा थी। इनकी जो मुझे गाइडलाइन थी, जो उन्होंने बुक्स शेयर की मेरे साथ, सारा कुछ बताया। तो आप लोग बड़े लकी है कि आपके दरमियान ये ऐसे लोग मौजूद हैं। बाकी सबके लिए दुआ है कि सब कामयाब हों और मेहनत करें। आमीन। और स्पेशली बाबर साहब के लिए इंशाल्लाह इस बार हम आपको देखना चाहते हैं कि आप टॉप पे आए हमारे साथ। देखिए जी, बस मैं तो जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट लिस्ट लाजमी हो। नहीं सर, शॉर्ट लिस्ट नहीं है, अल्लाह करे सर क्रैक करे पीपीएससी वगैरह। तो इस हवाले से मैं क्लियरली बता दूं, मेरा वो वाला क्रेज जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट लिस्ट होता हूँ नहीं होता जो है ना वो बहरहाल अपनी एफर्ट तो ज़रूर कर रहे हैं, आगे बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। सर ये कुदरत का कानून है, जब बंदा क्रेज खत्म करता है तब वो सिलेक्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप पहले नंबर पे आए, चलो हमें 9वें नंबर पर रख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये पीपीएससी में जो चांसेस का होता है कि आपके कितने वेल हुए नहीं हुए, तो इसमें अगर हम टेस्ट पास कर लेते हैं, 40 प्लस मार्क्स ले लेते हैं, तो हमारा चांस सिक्योर है? जी, मैं इस हवाले से गाइड कर दूं। ये अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी जो है ना वो अपनी अपनी राय देते हैं इस हवाले से। जो एक्चुअल पॉलिसी है पीपीएससी की, तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझाता हूं कि आपका चांस सिर्फ और सिर्फ 2 सूरतों में ज़ाया होता है। एक, अगर आपके रिटर्न में 40 से कम मार्क्स आए। जब भी आपके रिटर्न में 40 से कम मार्क्स आते हैं तो समझ लें कि आपका चांस एक ज़ाया हो गया। दूसरा, 40 से ऊपर आए हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं आपका चांस सिक्योर रहता है। हाँ, आप इंटरव्यू में अपेयर हुए हैं और इंटरव्यू में आपके मार्क्स 50 से कम आए हैं। जब भी आपके इंटरव्यू में आप अपेयर हुए हैं, 50 से कम नंबर आएंगे इंटरव्यू में, तो भी आपका चांस जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो ये 2 सूरतें हैं, आपके रिटर्न में 40 से कम आ जाए आपका चांस ज़ाया हो जाता है। इंटरव्यू में आप पहुंच गए हैं, अगर आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, 40 से ऊपर नंबर हैं, मेरिट रुका है 50 पे रुका है, 55 पे रुका है, आपके 40 से ऊपर नंबर हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, तो आपका चांस ज़ाया नहीं होता। इंटरव्यू में पहुंच गए हैं। जी बाबर साहब, एक चीज आपकी बात कंप्लीट हो जाए तो एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। जी, और इंटरव्यू में पहुंच गए हैं और वहाँ उसमें जो है वो आपके 50 से कम मार्क्स आ गए हैं, तो भी आपका चांस ज़ाया हो जाता है। तो रिटर्न में 40 से ऊपर। आप बेफिक्र हो जाए बाबर साहब, आप बेफिक्र हो जाए। अगर मैंने जो आमतौर पे हम लिस्ट देखते हैं, आप भी देखते होंगे, तो फर्ज किया 100 लोग या 110 लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, कोई एक आधा बदकिस्मत होगा जिसको इंटरव्यू में वो फेल करें। वरना आमतौर पे मैं पता नहीं कितनी बार अपीयर हो चुका हूँ, अगर वो नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे तो 50 नंबर दे देते हैं, इंटरव्यू में फेल नहीं करते होते। बहुत कम चांस है
कि आप अगर बहुत ही जिसे कहते हैं कि गलत किस्म का वहां पर रवैया इख्तियार करें या कुछ आप अपना जो कॉन्फिडेंस है कोई बहुत ज्यादा लूज कर जाएं, तब वो आपको इंटरव्यू में फेल करते हैं, वरना कम से कम 50 हर किसी को दे देते हैं। बिल्कुल सर सही सॉरी कह रहे हैं। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम 40 लोग थे जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उनमें से डॉक्टर अजमल साहब ने 3 को इंटरव्यू में फेल किया था। वो फिर उन्होंने ना बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं या कॉन्फिडेंस लूज किया होगा या कुछ ऐसा तो गलत हो गया होगा कि उनको 3 लोगों को फेल कर दिया होगा ना। उससे पहले हमारा तो जितना भी रहा है ना थ्रू आउट, हमने यही देखा है कोई मुश्किल से कोई एक दो होता है जिसको वो फेल करते हैं, वरना इंटरव्यू में फेल नहीं करते होते किसी को वो। और बिल्कुल सर ये पैनल पर भी डिपेंड कर सकता है कि पैनल का चेयरमैन कौन है या वो किस तरह का बंदा है, तो इस पे भी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, उन पे भी लाजमी तौर पर जो है ना डिपेंड करता है कि मतलब और आपका ना अपना कॉन्फिडेंस अगर आप बहुत ज़्यादा लूज कर जाते हैं और बाद लोग उधर लड़ पड़ते हैं, किसी चीज़ पे डिबेट होती है तो रिएक्ट करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वो फेल कर देते हैं। सर तो इसका मतलब है फिर मेरिट बहुत ज्यादा हाई होता है, अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है उसके बावजूद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। जी मैं इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर हाई करूंगा। नहीं होता। हाँ जी बाबा साहब शेयर कर दें आप। तो ऐसा है कि 2017 में लेक्चर बॉटनी में मैं अपेयर हुआ था इंटरव्यू में, तो उस वक्त मेरे जो मार्क्स आए थे वो 54 या 52 के अराउंड थे, एग्जैक्ट मुझे इस वक्त फिगर याद नहीं है। तो एकेडमिक मार्क्स मेरे 34 थे या 36 थे। तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझे जो है वो ऐसे 53 54 करके मार्क्स दिए थे, और मेरे ही साथ का उस वक्त एक कैंडिडेट अपेयर हुए थे, उसके जो टेस्ट में मार्क्स थे जहाँ पर मेरिट क्लोज हुआ था उससे 0.5 मार्क्स ज़्यादा थे, मतलब बिल्कुल एंड पे थे, वो शॉर्ट लिस्ट होने वालों में आखिर में थे। एकेडमिक भी उसके मुझसे कम थे, और उसके इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, मैंने उसकी मार्कशीट देखी थी, उन्होंने शेयर की हुई थी, 88 मार्क्स थे उसके। तो ऐसे केस में अगर वो मुझे 60 भी दे देते तो भी मैं जो है वो उसको सरपास नहीं कर पाता, मुझे 65 दे देते, 68 दे देते, 78 दे देते, नहीं 78 कह रहा हूँ, 70 दे देते तो भी जो है वो मेरे मार्क्स उससे कम ही रहने थे। तो इंटरव्यू जो है वो गेम चेंजर है। सही, ठीक हो गया सर। जी मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो चुका है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पुट करें, नहीं तो फिर हम क्लास को जो है एंड करते हैं। जी मेरे ख्याल में आ चुका है, ठीक है जी आपका। जी सर वालेकुम अस्सलाम। सर नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा सा बता दें कि किस तरह की जाती है और किस तरह हम अटेम्प्ट करें पेपर। ठीक, नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपने पूछा तो देखें, नेगेटिव मार्किंग आपने एक क्वेश्चन जो है वो स्किप किया है, छोड़ दिया है, तो आपका 1 नंबर कटेगा। लेकिन अगर आपने उसको गलत सर्कल किया है, फिल किया है, बबल फिल किया है, तो वो आपके 1.25 जाते हैं। ये बात ध्यान में रखें। लोग कहते हैं जी 4 आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटता है, यूँ ना समझें, यूँ समझें कि अगर आपने एक गलत किया है तो समझें आपका 1.25 मार्क्स कम हो गए। तो हर गलत MCQs अटैम्प्ट करने पे आपके 1.25 मार्क्स कटते हैं, और स्किप करने पे 1 मार्क जो है वो आपका कम हो जाता है। अच्छा बाबर साहब यहाँ पे मैं भी थोड़ा शेयर करूंगा जब आप एंड करेंगे तो। जी 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 अच्छा, वो मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ये बता दूं कि टेस्ट को ना आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर अटेम्प्ट करना होता है। तो हिस्ट्री में अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि मैं 2015 से 2018 तक तकरीबन 6-7 ऐसे लगातार टेस्ट दिए जिनमें शॉर्ट लिस्ट हुआ, और उसके बाद बल्कि 6ठे इंटरव्यू में ना सेलेक्ट हुआ। तो उसमें ना एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं जब पेपर करने के लिए जाता था तो एक माइंडसेट के साथ जाता था कि मैंने बाकी लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना। मतलब बहुत सारे लोग वहां जाते हैं 100 MCQs जो है ना अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। मैं ये बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मेरा दिन रात का काम पढ़ना, यानी कि उड़ना बिछोना मेरा पढ़ना होता था, इससे ज्यादा मुझे और दुनिया को कोई काम भी नहीं होता था। और जो मैंने हाईएस्ट MCQs अटेम्प्ट किए हैं वो मैंने लेक्चर बॉटनी में अटेम्प्ट किए थे, मैंने 82। ठीक है, 82 से ऊपर मैं जाने की कोशिश भी करता था, मैं नहीं जा पाता था।
मतलब मेरी कोशिश ये होती थी कि मैंने अच्छे से अच्छा जो है ना स्कोर करना है। जब मेरा अच्छा स्कोर हो जाता था तो उसके बाद मैं ऐसे एमसीक्यू जिसमें हमें एक में से किसी में चांस भी नहीं होता था कि यार इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता था। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कोशिश करेंगे जितने तमाम आपको 100% श्योर होंगे आप वो अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड अटेम्प्ट में आप ये कर लेंगे कि 2 एमसीक्यूज है, 2 ऑप्शन है, उसमें थोड़ा आपको शक जाता है तो वो आप अटेम्प्ट कर लें। देखिए 50-50 जहाँ चांस होती है, चांस होता है आपने सिक्का हवा में उछाला, हेड टेल के 50% चांस होते हैं। ऐसे आपके 8-10 एमसीक्यूज होंगे, उसमें से 4-5 ठीक भी हो जाएंगे, 4-5 गलत भी हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे खुद बताएं एक एमसीक्यूज का आपको बिल्कुल पता नहीं है, आपको चारों ऑप्शन में से आपको पता नहीं है कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक होगा, या 3 ऑप्शन में आपको शक है, आपको पता नहीं 3 में से कौन सा होगा, तो उससे मुराद ये होता है कि आपके ना गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब गलत होने के चांसेस 75% बन रहे हैं, या 3 ऑप्शन में आपको शक पड़ा है तो 66% आपके गलत होने के चांसेस है और ठीक होने के चांसेस 33% है। ऐसे एमसीक्यूज को काइंडली आप छोड़ दिया करें। आप बार बार एक बार जिसे कहते हैं कि अपना अटेम्प्ट किया करें, सेकंड अटेम्प्ट में किया करें, थर्ड अटेम्प्ट में आप एमसीक्यूज को मतलब सॉल्व किया करें, 2-3 अटेम्प्ट आपको लगेंगी। और कोशिश किया करें जब आप देख लें कि आपका स्कोर हो चुका है 60-70 तक हो चुका है, फिर जब 65 तक हो चुका है फिर उसके बाद आप छोड़ दें, ठीक है। मजीद जब आप अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यूज तो फिर आप अपने स्कोर जो है ना वो आप जो कर चुके होते हैं उल्टा आप उसको ना ज़ाया कर रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने हाईएस्ट अब तक 6 से 7 टेस्ट दिए हैं, उसमें हाईएस्ट जो मैंने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए 82। उसके अलावा वो पेपर जिनमें मैंने 78 तक अटेम्प्ट किए हैं या इवन के 70 तक भी मैंने अटेम्प्ट किए हैं, तो उनमें भी मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ। क्यों? मुझे पता था कि जो मैंने 70 किए हैं वो ठीक किए हैं, उसके मुकाबले में वो लोग जो 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आ रहे हैं लेकिन वो श्योर नहीं है, तो वो जब आप ऐसे तुक्के लगाएंगे खास तौर पे बिल्कुल गैस करेंगे और आप उसमें कोई चांस भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि ठीक है या गलत है, तो उसमें वो उल्टा अपने आप का अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर ने जैसे कहा बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करें। आफाक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। नहीं सर, बस यही सर आपने भी और जगम साहब ने बड़ी अच्छी रहनुमाई जो है वो इस हवाले से की है। और बहुत सारे हम दोस्तों की या जो हम जितने भी मेंबर्स हैं, हमारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो होती हैं कि जी बस वो 4 हमने रॉन्ग कर दिए तो वो हमारा 1 मार्क डिडक्ट हो गया होता है। और हालांकि ये मतलब उसमें 1.25 जो है ना वो अपना वो लॉस है वो कर रहे होते हैं। जगत साहब की बात भी बिल्कुल ठीक कि आप जिन पे श्योर हैं वही अटेम्प्ट करें, जो नहीं है उनको छोड़ दें। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, जगम साहब का भी, आपका भी। थैंक यू सर। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कोई और क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।